हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज आपके लिए जैसा पता होगा कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो के बी एस पी आर टी जो आपका एग्ज़ाम आने वाला 2021 में होगा। तो उसके लिए जनरल हिंदी का ये पार्ट है और सेट एस, इसके बाद आएगा सेट टी जो आखिरी 20 टेस्ट का आपका सेट होने वाला है। तो सारी सीरीज जो हमने जनरल हिंदी की है कंप्लीट कर ली है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हैं इस बुक का, इसके टेस्ट का, तो 20 जो पीडीएफ है इसकी, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो प्रतीक सर जी द्वारा आपको प्रोवाइड कराया गया है। और अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो ये काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाली है इसकी सीरीज की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको जो है आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिला करे। और वीडियो को लाइक करना है और साथ ही शेयर भी करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। सीरीज का 11वां प्रश्न जो होता है, तो बरसात के 4 महीने के लिए एक उपयुक्त शब्द है, क्या है? पावस है, वर्षा ऋतु है, हरित मास है या चतुर्मास है? तो बताइए क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका, बताइए क्या होगा। देखिए, पावस क्या कहलाता है? आपका जो पानी के बरसने की क्रिया होती है, पानी के बरसने की क्रिया, या जो जल की बूंदें आपकी पृथ्वी पर गिरती हैं, तो वो क्रिया कहलाती है आपकी पावस। वर्षा ऋतु एक सामान्य शब्द है कि बारिश आती है तो उसे हम वर्षा ऋतु कह देते हैं, ठीक है ना। चलिए, हरित मास क्या कहलाता है आपका, बताइए। देखिए, वर्षा ऋतु उसे कहेंगे ऐसी ऋतु जिसमें, ऐसी ऋतु जिसमें आपका तापमान व आर्द्रता उच्च हो, ठीक है ना। तापमान व आर्द्रता उच्च हो तो ऐसी ऋतु को हम जो है वर्षा ऋतु कह सकते हैं। हरित मास आपका बेसिक कोई सा शब्द है, इसमें कोई ज्यादा समझना नहीं। चतुर्मास क्या कहलाता है आपका? बरसात के 4 महीने, जो आपका प्रश्न का उत्तर है। बरसात के जो 4 महीने होते हैं हम इन्हें चतुर्मास कहते हैं। इनमें देखा होगा आपने, एक अगर आप जैन कम्युनिटी को जानते हैं तो इनमें एक शब्द चलता है चातुर्मास। तो इसमें जो इनके मुनि वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, 4 महीने एक किसी भी जगह पर, ठीक है ना, जिस जगह वो होते हैं वहाँ पर 4 महीने के लिए रुकते हैं, तो उस वो लोग शब्द यूज करते हैं चतुर्मास, ठीक है ना। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं और आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न है, ए और अ का उच्चारण स्थान है, कंठ है, कंठतालु है, कंठोष्ठ है या दंत है? तो बताइए क्या होगा आपका उच्चारण ए और अ का। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अ दे तो और कंठ तालु या कंठ तालब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका ए होता है और अ होता है, इनका उच्चारण होता है आपका कंठ और तालु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो आपका उत्तर हो गया, लेकिन कंठ का क्या होता है सूत्र? तो आपको हमने बताया था, अकुहि विसर्जनियाम, अकुहि विसर्जनीय नाम जो है कंठा। तो इसमें आ हो गया, का वर्ग हो गया, का खा गा घा ऊंगा, हा हो गया और विसर्ग हो गया, ये कंठ से उच्चार। कंठोष्ठ का क्या होता है? ओ दो तो और कंठ ओष्ठा। इसमें आपका होता है ओ और औ, ये दोनों जो हैं ये कंठ से उच्चारित, कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। दंत का क्या होता था? लृतु लशानाम दंता। तो इसमें आपका रा हो गया, ता से तू वर्ग हो गया, ला भी हो जाएगा और सा से ये वाला सा, इसका उच्चारण क्या होता है? दंत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13वां आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कोई गा रहा है मैं शब्द जो है सर्वनाम है, कौन सा शब्द है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो बताइए सर्वनाम कौन सा होगा। तो सर्वनाम के हमने कितने भेद पढ़े हुए हैं? 6 भेद पढ़े हुए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, इसमें आपका देखिए निजवाचक नहीं दिया है तो हम इधर लिख लेते हैं आपका निजवाचक, ठीक है। तो निजवाचक में क्या होता है, इसमें इसको हमने दे दिया 5 नंबर, ठीक है। चलिए, तो निजवाचक में क्या होता है आपकी, जैसे मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, ठीक है, ये हो गया, वो है। ये क्या है, एक जो है, चलिए ये नहीं, ये यहाँ पर हमें लिखना है इसका थोड़ा, ये आपके होते हैं पुरुषवाचक, ठीक है ना, पुरुषवाचक, ठीक है। चलिए इसको हम फिर से इरेज करके लिखते हैं,
एक सेकंड लगेगा बस। चलिए, पहले जो हमें विकल्प में दिए हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। तो निश्चयवाचक में कौन आते हैं आपके, जैसे जो चीज़ निश्चित है, जैसे यह हो गया, वह हो गया। ठीक है, तो यह होता है आपका पास के लिए और वह होता है आपका दूर के लिए। जैसे यह पुस्तक किसकी है और वह जो है वह कह सकते हैं वह गाड़ी किसकी है, तो वह गाड़ी दूर है और यह पुस्तक पास है। तो ये होता है आपका निश्चित है चीज की, ये किसी ना किसी की है। ठीक है, इसके बाद अनिश्चय में क्या आता है आपका, तो अनिश्चय में आता है कोई, कुछ। ठीक है ना, कोई वहां पर है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन है लेकिन कोई है। मुझे कुछ दे दो, कुछ भी दे दो, ये चीज नहीं बोल रहा है, मतलब जो भी बोल रहा है कि मुझे यही चाहिए, आप उसे कुछ भी दे सकते हैं। तो आपका उत्तर मिल गया कि कोई गा रहा है, पता नहीं है कौन गा रहा है, तो अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता था, इसमें आपका ऐसे बताया जाता था जो, सो। ठीक है ना, इस प्रकार से शब्द बताए जाते हैं वर्तमान के लिए, जैसे जो जागेगा सो पावेगा। ठीक है ना, संबंध दर्शाया जाता है। पुरुषवाचक में क्या होता था आपका, जैसे मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, यह हो गया और वह, ये पुरुषवाचक में भी आते हैं। अब कौन बचा आपका, जैसे बच गया निजवाचक। तो निजवाचक में क्या होता था आपका, जैसे आप हो गए, आप यानी कि खुद, तो निज की ओर इशारा करते हैं। स्वतः, ये भी काफी पूछा जाता है, खुद और अपने आप। ठीक है, तो ये जो सारे होते हैं, अपना आप, अपना अपना, अपनी अपनी, ये निजवाचक को दर्शाते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद एक होता है आपका प्रश्नवाचक। ये काफी सरल है, प्रश्नवाचक में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और क्या, कौन, ये सारी चीजें आपको प्रश्न में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है 14वां कि उतना खाओ जितना पचा सको में क्रिया विशेषण का रूप है, क्या होगा, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है, कालवाचक है या फिर स्थानवाचक है। तो देखिए, उतना खाना चाहिए जितना कि आप पचा सकें, तो क्रिया विशेषण। ठीक है ना, क्रिया विशेषण आपको बताना है। तो कितने होते हैं क्रिया विशेषण के रूप, 4 होते हैं, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। तो देखिए, स्थानवाचक आपका दिया है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है, जैसे अति हो गया, खूब हो गया। ठीक है ना, परिमाण को बताया जाए, बहुत हो गया, जरा, थोड़ा। ठीक है, और इतना, उतना, अधिक, कम, ये सारे शब्द आते हैं, तो वहां आपका क्या होता है, परिमाण वाचक। तो देखिए, उतना खाओ, तो उतना शब्द आपको मिल गया, तो उत्तर आपका मिल गया कि यहाँ परिमाण को बताया जा रहा है। रीति क्या होता है, रीति होता है कि कोई चीज, कोई क्रिया है जो वो कैसे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, जल्दी हो रही है, अचानक हो रही है। ठीक है ना, सहसा हो रही है, जैसे हो रही है, ऐसे हो रही है, वैसे, कैसे भी हो रही हो, दर्शाता है कि कोई क्रिया कैसे हो रही है। कालवाचक में क्या होता था आपका, काल को दर्शाया जाता, जैसे आज, समय को बताया जाए, काल का समय ही तो होता है ना, कल, अभी कीजिए, तुरंत चलिए। ठीक है ना, प्रतिदिन। तो ये काल को जो है बता रहे हैं। चलिए आगे, स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या होता था, यहाँ, वहाँ, स्थान का जिक्र हो, जहाँ भीतर, बाहर, इधर और उधर। ठीक है, ये सारे जो है क्रिया विशेषण होते हैं। उत्तर मिल गया आपको परिमाण वाचक। चलिए 15वां प्रश्न है, राम ने भिखारी को पैसे दिए में प्रयुक्त कारक होगा, क्या होगा, कर्म। कर्म का चिन्ह क्या होता था, कर्म को। संप्रदान का के लिए, चाहिए अर्थ में, के लिए, चाहिए। ठीक है ना, कर्ण का क्या होता था, कर्ण, ने, से, के द्वारा। और संबंध का क्या होता था, आपको पता होगा, संबंध का, की, के। ठीक है, ये होते थे। तो राम ने भिखारी को पैसे दिए। अब बताइए, क्या यहाँ कर्ता, कर्ता तो है नहीं, क्योंकि राम ने, इसमें कर्ता आपको कहीं दिख नहीं रहा। तो किसको दिए, कर्म को, किसको, भिखारी को। तो उत्तर हो गया आपका कर्म कारक। चलिए 16वां प्रश्न है कि 12 सिंगों वाला, 12 सिंगों वाला क्या होता है आपका, 12 सिंगा, 12 सिंगा। इसमें समास है, द्वंद्व है, दिगु है, बहुब्रीहि है या कर्ण तत्पुरुष है। तो बताइए, द्वंद्व कहाँ होता था, द्वंद्व होता था, ये जो चिन्ह मिलेगा आपको, और दोनों पद प्रधान। दिगु में क्या होता था, संख्यावाची। बहुब्रीहि में क्या होता था, अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान होते हैं। और साथ ही तत्पुरुष में क्या होता था, तत्पुरुष कर्ण, कर्ण का जिक्र किया जा रहा है, तो कर्ण में क्या होता था, ने या से के द्वारा। ये जो है आपको देखने को
मिलता है। तो 12 सिंगों वाला क्या है, 12 सिंगा होता है। और 12 सिंगा क्या होता है, एक जानवर की आपकी फोटो जो है, जानवर की फोटो आपके दिमाग में तुरंत छप गई होगी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका जो है बहुब्रीहि समास। इसमें आपका द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, काफी इंपोर्टेंट है। वी प्लस आ, व्या प्लस आ, व्या प्लस आ या वी प्लस आ, बताइए क्या होगा। देखिए शब्द है आपका व्याकरण, काफी पूछा जाता है। तो व्याकरण में देखिए हम इसको अगर भागों में बांटे तो क्या होगा आपका वी प्लस आंग प्लस क्रा प्लस ल्यूट। ये व्याकरण जो है संस्कृत का शब्द है, तो उसी भाषा में आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए ये तो आपका होता है उपसर्ग, ठीक है, ये भी आपका उपसर्ग व्यंजन होता है, उपसर्ग व्यंजन। ठीक है, हाक्रा क्या होती है, इसमें धातु होती है। और ल्यूट क्या होता है, इसमें प्रत्यय होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कहाँ दिख रहा है आपको छोटी बी, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि हम ऑप्शन से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन हम इसमें अगर यहाँ ये लगा दे तो ये कंप्लीट हो जाएगा संस्कृत की तरफ से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर तो सही हो जाएगा। एक आपसे पूछा जाता है कि संस्कृत में बताइए, तो संस्कृत को बांटेंगे तो सम होता है, क्रा होता है प्लस कित, एक का आधा होता है। ठीक है ना, कित। तो सम होता है आपका जो है क्या होता है बताइए, उपसर्ग। क्रा क्या होती है इसमें, धातु। और कित क्या होता है इसमें, प्रत्यय हो जाता है। तो ये दोनों चीजें जो है आप याद रखिएगा। चलिए, धावक में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए शब्द आ जाते हैं धावक, पाठक, सहायक और पालक। इन सारे जो शब्द आते हैं इसमें आपका जो प्रत्यय होता है वो होता है अक, क्योंकि का कोई प्रत्यय नहीं होता है। वक और आवक ये इसमें नहीं लग सकते हैं। ठीक है ना, जैसे धा में आपने अक लगा दिया तो क्या हो जाएगा, धावक। ठीक है, पाठ में आपने अक लगा दिया तो क्या हो जाएगा, पाठक। सहायक में, सहाय में आपने अक लगा दिया तो क्या हो जाएगा, सहायक। ठीक है ना, पाल में आपने अक लगा दिया तो क्या हो जाएगा, पालक। ठीक है ना, ये इस प्रकार से आपका प्रत्यय होता है जो शब्दों के पीछे लगते हैं। चलिए आगे, 19वां है आपसे कि नीरस का संधि विच्छेद होगा। निर्धन रस, नी प्लस रस, निर प्लस अस या नी प्लस अरस। तो बताइए, शब्द दिया है आपको नीरस। तो नीरस देखिए, नीरस में आपका जो इसके विकल्प के हिसाब से हम जाएंगे तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इस प्रकार से हम लिखेंगे निर प्लस जो है रस। तो इसका अर्थ क्या होता है आपका, जैसे रहित जो रस के बिना है, निषेध जो जिससे रस निषेध है, या इसका अर्थ लग सकते हैं हम बिना के अर्थ में प्रयोग करते हैं निर शब्द का। ठीक है ना, बिना के अर्थ में। ठीक है, जैसे आपको एक और एग्जांपल दिखा दें, तो नीरव हो गया तो इसमें क्या आ जाता है आपका, इस प्रकार से बन जाएगा नीर प्लस रब। तो रब क्या कहलाता है आपका, ध्वनि, और बिना, निर का अर्थ हो जाएगा बिना, तो यानी क्या कहलाएगा, ध्वनिहीन। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो शब्द बन जाएगा। और अगर आपको ये शब्द में ना मिले और मिल जाए इसका निहि धन रस, तो ये भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको यही मिले, ये भी मिल सकता है। ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण माना जाता है। चलिए आगे, 20वां है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है। वर्तनी से एक प्रश्न आता ही आता है लगभग। तो बताइए, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक कैसे लिखा जाएगा, इनका उच्चारण लगभग समान होता है। तो उत्तर बताइए, इसका जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं सा बड़ा होता है, माँ आधा होता है, और प्रा में ये रा लगता है, दा बड़ा होता है, या में छुट्टी की होती है, और का। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला, क्योंकि इसमें आपका माँ बड़ा हो गया है और इसमें दा बड़ा हो गया है और इसमें दा पर रा लगा दिया गया है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। तो वर्तनी की आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है दोस्तों, और नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, क्योंकि काफ़ी वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।